हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपकी ही लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। आज हम बात कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रैंक कॉरलेशन पर। तो रैंक कॉरलेशन का कोफिशिएंट निकालने से पहले हम बात कर लेते हैं कोरिलेशन पर, यानी कि सहसंबंध पर। तो सहसंबंध या कोरिलेशन क्या है उसको हम समझ लेते हैं। कोरिलेशन का मतलब होता है कि रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर आपके पास दो कोई आंकड़े दिए हुए हैं तो उन आंकड़ों में क्या रिलेशन है, इस चीज को फाइंड आउट करना ही कहलाता है कोरिलेशन। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको बोल दूं कि कोई एक कंपटीशन है और वहां पर अलग अलग कंटेस्टेंट आ रहे हैं और दो जज हैं और वो उनको मार्क कर रहे हैं, यानी कि उनको उनके परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं। पहले जज ने मान लीजिए 10 पॉइंट का पैरामीटर बना रखा है और उसने अलग अलग कंटेस्टेंट को मार्क्स दिए। सपोज उसने पहले को 7 मार्क्स दे दिए, दूसरे को 5 दे दिए, तीसरे को 8 दे दिए, इसी प्रकार चौथे को 6 और फिर 5। सपोज 5 कंटेस्टेंट थे और उन्होंने पांचों को इससे मार्क्स दे दिए और ये उसने पैरामीटर बनाया 10 पॉइंट का। दूसरा जज है, उसने जो पैरामीटर बना रखा है वो अपना 100 पॉइंट का बना रखा है और उसने जो प्रतिभागी आया है उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसको अपने हिसाब से मार्किंग की है और उसने सपोज ये मार्किंग की है, इसको पहले वाले को दिए हैं उसने 60, दूसरे वाले को दिए हैं उसने 55, तीसरे वाले को दिए हैं उसने 70 और फिर से इसी प्रकार से इसको दिए हैं 58 और फिर इसको दिए हैं 54। तो अगर आप इन दोनों जजमेंट पे अपना एनालिसिस करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि पहले कंटेस्टेंट को दोनों जज ने अपने अपने से मार्किंग की है और इसी प्रकार से दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें जितने भी कंटेस्टेंट उनकी मार्किंग की है। तो अगर आप यहाँ पर दोनों जजमेंट को कंपेयर करते हैं और उनके बीच में रिलेशन निकालते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो टॉप में है वो ये वाला कंटेस्टेंट है। पहले जज ने इसको सबसे ज्यादा मार्क्स दिए हैं और दूसरे जज ने भी इसको सबसे ज्यादा मार्क्स दिए हैं। और अगर इसी प्रकार से डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं तो दूसरे नंबर पर पहले जज ने इसको रखा है और दूसरे जज ने भी दूसरे नंबर पर इसी को रखा है। इसी प्रकार से पहले जज ने तीसरे नंबर पर इसको रखा है और इसने भी तीसरे नंबर पर इसको रखा है। और फिर चौथे नंबर पर यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 अलग, यहाँ चौथा पांचवा अलग अलग है लेकिन मार्क्स उनके लगभग लगभग समान है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों जजमेंट में जो रिलेशन है वो सिमिलर है। लगभग लगभग दोनों जजों ने सारे कंटेस्टेंट को एक जैसी मार्किंग दी है। तो यहां पर अगर हमारे पास कोरिलेशन होगा तो हम उसको अपने हिसाब से एनालिसिस करेंगे, उसको मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा। अब एक और कंडीशन ले लेते हैं, जज 3 भी वहां पर हैं और वो भी इन कंटेस्टेंट को मार्क कर रहे हैं। तो और उनके मार्क्स इस तरह से आए हैं, वो भी 100 में से कर रहे हैं और 100 में से उन्होंने इसको दिए 50, इसको दे दिए 60, इसको दे दिए 40 और इसको दे दिए फिर से 60 और इसको दे दिए 75। अब अगर आप पहले जज के साथ तीसरे जज के मार्क्स को एनालिसिस करते हैं तो आप यहां देखेंगे कि यहां पर पहले नंबर पर ये वाला कंटेस्टेंट था, जज 3 के लिए पहले नंबर पर कोई और कंटेस्टेंट है। इसी प्रकार से दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर देखेंगे तो अब आप जज 1 और जज 3 के जो मार्क्स हैं उनका विश्लेषण करते हैं तो आपको लगता है कि इनका जो रिलेशन है, इनमें जो कोरिलेशन बन रहा है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, इनमें डिफरेंस आ रहा है। जो पहले जज और दूसरे जज का जो रिजल्ट था उसमें आपने देखा कि ऑलमोस्ट दोनों ने एक को ही चुना, यानी एक ही विनर आया है दोनों जजों के मार्क्स से। लेकिन अगर तीसरे जज के भी मार्क्स को देखें तो वहां पर डिफरेंस आ रहा है रिलेशन में, जजमेंट में। तो जब हम दोनों जज 1 और जज 2 के जो रिजल्ट है या जो उनके दिए गए मार्क्स हैं या वो जो आंकड़े हैं हमारे पास, उनका अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो हमारे पास कोई एक फिक्स चीज आती है और जब जज 1 और जज 3 के रिजल्ट का हम एनालिसिस करेंगे तो वहां पर हमें कुछ दूसरी
अपोजिट चीज मिलेगी। तो इन सारी चीजों का, ये सारे जो रिलेशंस हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, दो डेटा के बीच में, उनको कैलकुलेट करना ही कहलाता है कोरिलेशन। और उसका एक फिक्स कोएफिशिएंट होता है, उस कोएफिशिएंट के आधार पर हम उनमें जो सहसंबंध है उसके बारे में अपना विश्लेषण कर सकते हैं। तो कोरिलेशन की अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड if the change in one variable results in a corresponding change in the other variables। तो दो वेरिएबल अगर कोरिलेटेड हैं तो अगर एक में चेंज हो रहा है तो दूसरे में भी उसी के करस्पॉन्डिंग चेंज अगर होता है तो हम कहेंगे कि दोनों वेरिएबल कोरिलेशन में हैं। तो बात करते हैं कोरिलेशन के टाइप्स की। तो कोरिलेशन को हम तीन टाइप से लिख सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, जब दो वेरिएबल हैं और वो सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो जब इंक्रीज हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में तो उसको कहेंगे पॉजिटिव, और जब वो डिक्रीज हो रहे हैं यानी कि अगर दोनों रिजल्ट एक ही डायरेक्शन में है, अगर आप एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो वहां पर कहलाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे कि प्राइस एंड डिमांड। अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तो अगर हम एक चीज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज की वैल्यू कम हो रही है, तो इसको कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। तो किसी काम को करने में उसके नंबर ऑफ लेबर एंड नंबर ऑफ डेज का अगर आप कोरिलेशन देखेंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। अब बात आते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री कोरिलेशन के रैंक को पता करने के लिए बहुत अहम चीज है, और इसको हम तीन प्रकार से लिखते हैं, परफेक्ट, अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन एंड लिमिटेड। तो जब आप कोरिलेशन रैंक निकालेंगे और वो +1 आ गया तो वो कहलाएगा परफेक्ट कोरिलेशन, और वो भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में सेम रेशियो में आपका रिजल्ट जा रहा है। और अगर नेगेटिव आ गया, -1 आ गया, तो वो परफेक्ट कोरिलेशन है लेकिन एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि एक जज, अगर नेगेटिव कोरिलेशन आता है तो एक जज ने जिसको फर्स्ट रैंक दिया है दूसरे जज के लिए वही सबसे बेकार है, तो वहां पर परफेक्ट नेगेटिव आ जाएगा। और अगर जिस जज ने, पहले जज ने अगर जिस कैंडिडेट को फर्स्ट लिया है, विनर घोषित किया है, दूसरे जज ने भी उसी को विनर घोषित किया है, तो वहां पर हो जाएगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरी बात, हाई डिग्री का मतलब होगा कि अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो उसकी वैल्यू होगी, जब आप रैंक निकालेंगे तो 0.75 से 1 के बीच में अगर आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट आता है तो वहां पर भी वो हाईली पॉजिटिव होगा। और अगर यही चीज नेगेटिव में आ जाती है, यानी 0.75 माइनस से और -1 के बीच आती है, तो यहां पर ये हो जाएगा हाईली नेगेटिव रैंक। मॉडरेट की बात करेंगे तो 0.25 से और 0.75 तक आएगा, और नेगेटिव में -0.25 से -0.75 तक आएगा। अगर आपका कोएफिशिएंट इसके बीच में आ रहा है तो आप कहेंगे कि कोरिलेशन क्या है, मॉडरेटेड है। अब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर कोरिलेशन अगर लो निकालना है हमें, दो रिजल्ट्स के बीच में अगर कोरिलेशन लो आ रहा है तो उसका रैंक होगा 0.25 से लेकर के 0 के बीच अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और नेगेटिव डायरेक्शन में तो -0.25 से लेकर के 0 के बीच में। और अगर अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है तो उनका जो कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन आएगा वो हमेशा 0 होगा। तो ये चीज भी समझ गए होंगे आप। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन। तो कोरिलेशन फाइंड करने के 3 मेथड हैं। पहला है स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरा है कार्ल पर्सन कोएफिशिएंट मेथड, और तीसरा है रैंक कोरिलेशन मेथड। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए ये 2 मेथड्स आपको नहीं करने हैं। आपके पास जब भी प्रश्न आएगा तो आपको रैंक कोरिलेशन ही निकालना होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालेंगे। एक क्वेश्चन है, इन ए पोएट्री
recitation competition 10 participants were accorded following marks by two different judges x and y. Calculate coefficient of rank correlation. किसी कंपटीशन में दो जज हैं x और y, और उन्होंने जो कंटेस्टेंट हैं 10 पार्टिसिपेंट हैं, इनको अपने अपने हिसाब से मार्क्स दिए हैं, और आपने इन दोनों जजों के जजमेंट के बीच में कोरिलेशन देखना है कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ दो रैंक बनानी है, दो और कॉलम देने हैं। ये एक्स और वाई आपका क्वेश्चन में इस तरह से दिया होगा, आपने दो कॉलम बनाने हैं, और जो जजमेंट है, जो मार्क्स दिए गए हैं, उनको रैंक बनाना है, उनको रैंक देनी है। तो रैंक क्या होगी, या तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर देंगे, यानी कि जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स उसको मिले हैं उसको 1 नंबर पर रखें, फिर उससे कम वाले को 2, उससे कम वाले को 3, और इस प्रकार से लास्ट तक आ जाएंगे। या फिर जिसको सबसे कम मार्क्स मिले हैं उसको पहले 1 नंबर पर रखें और फिर ऊपर तक बढ़ते हुए क्रम में ले जाएं, दोनों के लिए, दोनों जजमेंट के लिए, दोनों मार्क्स के लिए। तो अगर हम रैंक R1 करते हैं जज के लिए, एक्स के लिए, कि एक्स जज ने जिसको सबसे कम मार्क्स दिए उसको हम फर्स्ट रैंक पर रखते हैं। यहाँ पर पहली रैंक पर है 9, यानी सबसे कम है 9, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर है 10, फिर तीसरे नंबर पर है 11, चौथे नंबर पर है 12, और पांचवें नंबर पर है 13, फिर छठवें नंबर पर है 14, सातवें नंबर पर है 15, आठवें नंबर पर 16, और इसी प्रकार से 9वें नंबर पर 17, और 10वें नंबर पर 18 मार्क्स। और एक्स के रैंक हमने यहां लिख दी और उसको लिख दिया हमने रैंक R1। अब सिमिलरली दूसरे जज के द्वारा जो दिए गए मार्क्स हैं उनके लिए भी हमने रैंक बनानी है। अब हमें वही मेथड फॉलो करना है जो हमने इस पहले वाले में की है, यानी कि जिसके सबसे कम मार्क्स आए हैं उसको हमने रैंक फर्स्ट देनी है। तो इसके लिए देखिए, इसमें सबसे कम मार्क्स हैं 2, तो इसको हो गया फर्स्ट रैंक। उसके बाद 3 भी है, तो 3 वाले को मिल जाएगा सेकंड रैंक। इसको बड़े सावधानी से आप करेंगे, कोई छूटना नहीं चाहिए। 4 को, उसके बाद 3 के बाद 4 है, 4 को मिल जाएगी थर्ड रैंक। फिर इसके बाद 5 है, 5 को मिल गई फोर्थ रैंक, और आगे 6 को मिल गई फिफ्थ रैंक। अगले बाद 6 के बाद फिर 7 है, 7 को छठी रैंक मिल गई। 7 के बाद फिर 9 है, 9 को मिल गई 7वीं रैंक। फिर 10 को मिल गई 8वीं रैंक, और 11 नहीं है, 12 को मिल गई 9वीं रैंक, और 15 को मिल गई 10वीं रैंक। इस प्रकार से आपने रैंक बना दिए, जिसको सबसे कम मार्क्स मिले थे उसको 1, और फिर उसी प्रकार से मार्क्स को बढ़ते हुए, और आपने इसी तरह से रैंक दे दी। अब अगला कॉलम क्या होगा, अगला कॉलम जो ये रैंक है इनका डिफरेंस होगा। आप रैंक 1 से रैंक 2 घटा लें, तो फिर आप रैंक 1 से रैंक 2 ही घटाना है आपको। तो देखिए, जैसे 7 रैंक 1 में पहले में 7 और दूसरे में 10, तो ये आ जाएगा -3। दूसरे वाले में 9 में से 9 गया तो 0, फिर यहाँ 6 - 3 3 हो जाएगा, 5 - 5 0, 3 - 6 तो -3, 4 - 7 फिर से -3, 8 - 2 तो ये जाएगा 6, और 10 - 8 2, 2 - 1 1, और 1 - 4 -3। ये आपका डिफरेंस आ गया दोनों रैंक का। और अब इनका स्क्वायर करना है तो कर दीजिए। -3 का यहाँ हो गया 9, ये 0, ये 9, फिर 0 9 9 36 4 1 और 9। अब आपने ये चीज निकाल ली है, तो अब आपके पास जो रैंक है उसके लिए फॉर्मूला होगा 1 माइनस, और 1 बिल्कुल सेपरेट है, 1 में से ये सारी चीज घटानी है। हमने क्या घटाना है, 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर। डी स्क्वायर आप यहां से निकाल लेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर यानी कि सारे जितने भी जो ये रैंक ये है मार्क्स है, इनके जो आपने डी स्क्वायर निकाला है इन सबका टोटल। तो यहाँ पे एक कॉलम और आएगा सिग्मा डी स्क्वायर के लिए, तो सिग्मा डी स्क्वायर निकालना है और उसको डिवाइड कर देना है किससे, n³ माइनस n से। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको डी स्क्वायर निकालना है, डी स्क्वायर का सम, सिग्मा डी स्क्वायर आपको निकालना है। और दूसरी चीज है n क्या है यहाँ पर, इसको आप ध्यान से समझेंगे। अभी तक आप सांख्यिकी में जब आप n निकाल रहे थे तो आप जो फ्रीक्वेंसी थी उनका टोटल निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये मार्क्स है। तो यहाँ पर हमारे पास n है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स,
तो कितने पार्टिसिपेंट हैं? 10। इनको भी गिन लेंगे तो 10 होंगे। तो n यहाँ पे हो गया 10 पार्टिसिपेंट हैं, तो उनके लिए आपने उनकी संख्या लिख दी n इक्वल टू 10। ये दो चीजें निकाली। सिग्मा डी स्क्वायर अभी आपने निकालना है। तो डी स्क्वायर को अगर हम जोड़ेंगे तो देखेंगे 9, 1 2 3 4 5 बार तो 9 यहाँ रखा है, यानी 9 5 जब 45 ये हो गया, और 4 और प्लस 1 5 यानी 50, और फिर 36 और जोड़ देंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर जाएगा 50 प्लस 36 यानी 86। तो सिग्मा डी स्क्वायर हो गया 86 और n हो गया आपके पास 10। तो अब आप रैंक निकाल दीजिए। रैंक इज इक्वल टू जाएगा 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर यानी 86 और अपॉन n क्यूब यानी 10 की पावर 3 माइनस 10। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 6 इंटू 86 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और 51, और यहां डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और यहां डिनोमिनेटर में हो जाएगा 10 की क्यूब 1000 और माइनस 10 तो हो जाएगा 990। ठीक है, और इसको अब आप डिवाइड कर लेंगे। 990 से 516 को डिवाइड करेंगे तो आप इसकी वैल्यू निकाल देंगे। 1 माइनस 0.52 आएगा। ठीक है, तो अब आप इसका एक रिजल्ट निकालने वाले हैं, रैंक। तो आपके पास हो गया रैंक इक्वल टू जाएगा 1 माइनस 0.52 को 1 से 0 माइनस 52 को रैंक तो जाएगा 0.48। ये जो दोनों जजमेंट हैं, दोनों रिजल्ट हैं, उनका रैंक आ गया 0.48। अब आपने जो मैंने पिछली बार बताया था आपको, उसको देखना है कि इस रैंक को हम कहां पर रखेंगे, इसका क्या टाइप है। तो आप देख रहे हैं कि चूंकि एक तो पहली बात तो ये पॉजिटिव है, प्लस है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। दूसरी बात आपको बताया थी कि अगर ठीक +1 होता तो ये परफेक्ट रैंक होती। अगर इस 0.75 और 1 के बीच में होती तो ये हाईली पॉजिटिव रैंक होती। लेकिन ये 0.25 और 0.75 के बीच में है, तो ये क्या है? मॉडरेट रैंक है और पॉजिटिव है। तो यहां पर जाएगा कोरिलेशन इज मॉडरेटली पॉजिटिव। ठीक है, तो आप इस जजमेंट को आप पॉजिटिव मान सकते हैं, मॉडरेटली पॉजिटिव है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशंस हैं, और कैलकुलेशंस भी बहुत सिंपल हैं। ठीक है, तो आशा है आप इसको समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि अब आपको कौन से टॉपिक पर मेरी नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और आपके लिए जल्दी ही लेके आऊंगा एक और नई वीडियो। अब यहां पर आपके पास एक प्रश्न और आता है, थोड़ा सा आपके दिमाग में एक प्रश्न और हो रहा होगा कि कई बार ऐसा हो सकता है कि मार्क्स दो को एक जैसे मार्क्स हो गई। सपोज जज ने पहले वाले को 15 मार्क्स दिए हैं, लास्ट वाले को 15 दिए हैं, इसको 15 दिए हैं, तो अब उनकी रैंक कैसे फिक्स करेंगे? तो कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो अगर ये भी 15 होता, ये भी 15 होता, ये भी 15 होता, तो चूंकि ये 6 था तो ये 6 वाला होता है, इसको भी 6 लिखते, इसको भी 6 लिखते। ठीक है, तीनों मार्क्स बराबर है तो उनको 6 ही रैंक देंगे। और अब जो 15 के बाद जो अगला रखा 16, अब इसके बाद इसकी कौन सी रैंक हो जाएगी? अब इसकी रैंक 7 नहीं होगी, बल्कि जो 3 15 वाले थे उनकी हो गई 6 6 6, तो अब इसकी 7 नहीं होगी, बल्कि ये 3 और जोड़ गई, यानी कि न्यूमेरिकली 6 7 8 हो गया, तो ये 16 वाले को हम 9 रैंक देंगे। तो समझ गए होंगे, अगर दो मार्क्स बराबर हैं तो उन दोनों को एक ही रैंक दी जाएगी। लेकिन अब उसके अगले वाले में जाएंगे तो जितने स्टूडेंट्स के आपके बराबर मार्क्स थे उनको प्लस करते हुए ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप 15 तीनों की 15 मार्क्स थी तो इनकी रैंक एक ही हो गई, लेकिन जब आप अगले स्टेप में जाएंगे 16 पे जाएंगे तो ये 3 बढ़ा करके देंगे, यानी 6 के बाद 3 हो जाएगी, तो ये 9 जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।